नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जब बलूचिस्तान में ज़ियारत पर पहुँचे और ज़ियारत में उन्होंने एक ख़िताब किया, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, एक प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने वहाँ पे की। वहाँ उन्होंने पहली दफ़ा बहुत ही वाशगाफ़ अल्फाज में यह दावा कर दिया है कि बाकी सब चीज़ें तो उन्होंने कही हैं, लेकिन उन्होंने ये तकरीबन दावा कर दिया है कि उनकी हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ की, वो अगला इलेक्शन भी जीत पाएगी। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो इससे पहले कभी खुल के इतनी नहीं कही गई, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ये बात एक खुद एतमादी नज़र आने लग गई है तहरीक इंसाफ में कि शायद वो अगला इलेक्शन भी जीत सकते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे प्राइम मिनिस्टर के, मैं आपको सुनाता हूँ। सारी कौम को 2-2.5 साल इन्होंने कहा तबाह हो गया पाकिस्तान, माइशत तबाह हो गई। जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% फिगर जब पब्लिक हुए तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है, तो वो आज बड़ा मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे। अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान का जो टुकड़ा मैंने आपको सुनाया उसमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये कि पता नहीं ये साथ रह सकेंगे, वो क्लियरली इशारा कर रहे हैं कि जो फूट पड़ गई है पीडीएम में, जिसमें पीपीपी और एएनपी एक तरफ हैं और पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान एक तरफ हैं, वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं। और दूसरी बात इस खुद एतमादी की, क्लियरली वो इकनॉमिक परफॉर्मेंस है जिसका डेटा अब आने लग गया है, जिसमें एक हुकूमत क्लेम करती है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो 4% से ग्रो करेगी। जब वो बात कहते हैं कि ये इकट्ठे नहीं है, जब वो एक फूट की तरफ इशारा करते हैं, तो अब से चंद घंटे पहले बिलावल भुट्टो ने जब इस्लामाबाद में अखबारी रिपोर्टरों के साथ वो एक जगह बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा पीडीएम के हवाले से, पीएमएलएन के हवाले से, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे, तो आपस में गप करने के लिए तो हमने पीडीएम नहीं बनाया। तक उनका कंफ्यूजन चलेगा, जब कब उनको पता नहीं होगा कि करना क्या है, हमला कहाँ करना है, कब करना है, तो तब तक वो आपस में बैठते रहे, बात करते रहे। जब वो तैयार कि जो एक्शन प्लान जिसकी वजह से हमने बुनियाद बनाई थी पीडीएम का, जब तक हम उन पॉइंट्स पे वापस नहीं आते हैं, तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है, हमारा नजरिया क्लियर है, हमारा मंशूर क्लियर है, हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर है, और हम अब स्ट्रैटेजी पे चलता रहेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, एक तो आप ये चीज़ देखें कि वो दिन चले गए जब बिलावल जरदारी भुट्टो को कोई पॉइंट्स दिया करता था या कोई उनको कुछ बताता था या उनका कोई अतालीक होता था। अब आपको बिलावल भुट्टो के अंदर एक ज़ाती तौर पर बहुत खुद एतमादी नज़र आती है। और यहाँ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि वो कह क्या रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन के पास कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, ना वो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस वोट लाना चाहते हैं, ना वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ करना चाहते हैं। तो पीडीएम हमने गपशप के लिए तो नहीं बनाई थी, और जब पीएमएलएन में कोई क्लैरिटी होगी तो फिर हम आगे देखेंगे। तो एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डिसमिसिव तरीके से उन्होंने पीएमएलएन की तरफ यहाँ पर इशारा किया है, और यही चीज़ जो है वो हुकूमत हमें कहती नज़र आती है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद जो हैं वो क्या कहते हैं पीएमएलएन की अंदरूनी खलफशार और डिसयूनिटी के हवाले से, वो भी सुन लेते हैं। पीडीएम टैं फिश हो चुका है। पीडीएम, मेरा मतलब है, मैंने पहले कहा था नून से शीन निकलेगी, उस वक्त आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, इसी तरह निकलती है। सिर्फ 2 पार्टियां हैं, ऐसे ही शोर मचा रहे हैं, 2 बाहर हो गई हैं, 2 अंदर हैं। पीडीएम फारिग है बिल्कुल। नाज़रीन, ये जो इल्ज़ाम है कि पीएमएलएन के अंदर एक अंदरूनी तौर पे इत्तेहाद नहीं है, ये वो ऐसी चीज़ है जिसका पीएमएलएन के लीडरों को बार बार जवाब देना पड़ा। बार बार उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है, अखबारी रिपोर्टर्स की तरफ से, नुमाइंदों की तरफ से बार बार पीएमएलएन की लीडरशिप इसकी वजाहत करती है। आज फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसकी वजाहत की। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, पार्टी के हर फैसले में शामिल हैं। उनका नारा भी वोट को इज्जत दो का नारा है। ये बातें के ग्रुप हैं, शहबाज शरीफ साहब कोई और सियासत की बात कर रहे हैं, कतन गलत बातें हैं। शहबाज शरीफ साहब की वही सियासत है जो उनकी जमात की है, जमात की नुमाइंदगी करते हैं, और वही बयानिया मुल्क के अंदर वोट को इज्जत देने का, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का बयानिया शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है।
नाज़रीन, अब यही वो एक बुनियादी चीज़ है कि इस वक्त जो खुद एहतमादी हमें नज़र आती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में तहरीक इंसाफ में, उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह पीडीएम का टूटना है या पीएमएलएन के अंदर का जो खलफशार है वो उनको एहतमाद दे रहा है, या इकनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी हो चुकी हुकूमत की? ये तो 3 सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में अब से चंद लम्हों में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शहरियार आफरीदी साहब हुकूमत की तरफ से। मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, जो एक वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे ज्वाइन करेंगी, और मुझे कैसर अहमद शेख साहब जो पीएमएलएन के लीडर हैं, इससे पहले चेंबर्स कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स और उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। डॉक्टर साहबा, पहली बात तो ये है कि आई हैव टू एडमिट दिस थिंग, मुझे ये बात माननी पड़ेगी और शायद बहुत से लोग सुनने वाले भी मुझसे इत्तफाक करें, कुछ ना भी इत्तफाक करें, लेकिन हकीकत मुझे ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस है कि चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो में जो खुद एहतमादी और कॉन्फिडेंस अब देखने में नज़र आ रहा है, ये शायद कभी भी नहीं था, और उनमें एक ख़ास किस्म की मैच्योरिटी है, खुद एहतमादी है, कॉन्फिडेंस है, वो बड़े असर्टिव हैं। और ये जो पीडीएम की सारी एक मूवमेंट चली है नवंबर 2020 से लेकर अब तक, इसके नतीजे में अगर हम देखें कि सबसे कामयाब जो सियासी शख्सियत जिसने उभरी है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, वो बिलावल भुट्टो हैं। लेकिन अब इल्ज़ाम मेरा ये है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा था, आपके पास सिंध था, आपके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल शहर था, उसकी गवर्नेंस आपके पास थी, आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हुए पीएमएलएन को और मौलाना को बीच मंजदहार में छोड़ दिया है। वो रिएक्टिव भी हो गए, गुस्से में भी चले गए वगैरह वगैरह, लेकिन वो फंस गए हैं और आप लोग किनारे लग गए। देखिए, चेयरमैन का जो स्टेटमेंट था उसका बेसिकली यही था कि इस वक्त पीडीएम में से या तो हवा निकल गई है, या पीडीएम की जो, अगर मैं कहूं कि पीडीएम की जान पीपल्स पार्टी थी तो वो गलत नहीं होगा। पीडीएम की इस वक्त जो बचा पीडीएम में उसकी जान निकल गई है। अब उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है। जब आप पीडीएम का बयानिया था कि हम इस्तीफे देंगे, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी जो हिकमत अमली लेके आई थी, उसमें एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी, उसमें इनके के हम हर नहज पर ऐसा हम कार्ड खेलते थे कि हुकूमत जो है वो भागने दौड़ने नर्वस हो जाती थी। फॉर इंस्टेंस सेनेट में हमने देखे कि कैसे उनकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील किया अपनी हिकमत अमली से। इसी तरीके से इलेक्शंस जो हैं, जितने भी बाई इलेक्शंस हैं, उसमें पीटीआई वाज ऑन द रन। इसको इन बाई इलेक्शंस में गेन किया अपोजिशन की जमातों का। आगे हमारी हिकमत अमली यही थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशंस, वो पंजाब में हो या वो वफाक में हो, ये सारी हिकमत अमली थी। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इसको पीडीएम में एक पता नहीं कि क्यों एक जिद करके, क्योंकि सियासत में तो जिद नहीं होती, एक जिद की और उस जिद के नतीजे में फिर ये शो कॉज और एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो अब जो पीडीएम है ये प्रिडिक्टेबल है। अगर ये मज़ाहिरे करेंगे, ये करें, उससे हुकूमत को क्या थ्रेट होगा? तो यही बात मेरे ख्याल से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम के हवाले से की। अगर मैं कैसर अहमद शेख साहब की तरफ क्योंकि आ सकूं, क्योंकि वो अभी हैं मेरे साथ, क्योंकि अब शहरियार आफरीदी साहब भी मेरे साथ हैं। कैसर अहमद शेख साहब, मतलब जब डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा को हम सुनते हैं और बिलावल भुट्टो का मैंने टुकड़ा भी सुनाया, शुरू में आपको भी सुनाया, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि उनकी एक सुपीरियर स्ट्रैटेजी थी, उनकी एक बड़ी बेहतर चालाकी पे मबनी, गैर यकीनी किस्म की कैफियत पे मबनी उनकी एक सियासी हिकमत अमली थी, इंटेलिजेंट हिकमत अमली थी, जिसे आपकी लीडरशिप समझ ही नहीं सकी, और उन्होंने हुकूमत को वक्ता डाला हुआ था, डिफेंसिव पे डाला हुआ था। आप लोगों का एक नैरो माइंडेड किस्म का एजेंडा था, रिएक्टिव होकर आपने पीडीएम को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब आप एक अंदरूनी खलफशार का भी शिकार हो गए हैं, जहां 2 कैंप नज़र आते हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं जो डिजोर प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन के, दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम हैं जिनके हाथ में ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट है बिकॉज वो नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी हैं। तो कन्फ्यूजन आपने मचाई बिकॉज आपको समझ नहीं आई पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक कोई भी पार्टी है उसकी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है। हर पार्टी इंडिपेंडेंट, ज़रूरी नहीं कि उसका लाया अमल, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग दूसरी पार्टी से मुताबिकत रखती हो।
PDM का एक प्लेटफार्म था जो कि सारी अपोजिशन के लिए कलेक्टिव था, और उसका मेन मकसद था कि हुकूमत से इस तरीके से जान छुड़ाई जाए, इस जो नायाल हुकूमत है जिसने कि इस मुल्क में महंगाई का दौर दौरा किया है, जिसमें हर किस्म का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट किया है पिछले 3 साल में, तो उसके लिए PDM क्रिएट की गई, PDM बनी, एक अरसे तक वो चली। उसमें क्योंकि नेचुरल है, जब जो मुख्तलिफ पार्टीज होती हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और उसको आप सियासी तौर पे एक दूसरे में मुताबिक कर ही नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ कि अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो अभी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वही मुस्लिम लीग के बारे में जो आपने कहा कि 2 ओपिनियन है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी के अंदर 2 राय रखी जा रही हैं, और एक मुफाहमत की पॉलिटिक्स है और एक मज़ामियत की पॉलिटिक्स है। और मैं ये महसूस करता हूं कि ज़्यादातर हमारे मेंबर, क्योंकि जो देखिए ना, मसला तो ये, हम सब, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, जो जितनी भी पार्टी हैं, वो मुल्क में खुशहाली और यहाँ बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। उनके इलेक्टेड लोग हैं, सब पब्लिक के नुमाइंदे हैं। आप किसको सही समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमत की पॉलिटिक्स को बैठ के, या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की मुज़ाहमत की पॉलिटिक्स को? आप किसके साथ खड़े हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े हैं? मैं समझता हूँ ज़्यादातर हमारे मेंबरान, ज़्यादातर मैं भी और ज़्यादातर मेंबरान, मेरी काफ़ी इंटरेक्शन होती है। ज़्यादातर देखिए, हमारी पार्टी जो है ना, उसकी ट्रेडिशन आपको तो अच्छी तरह मालूम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज है, वो एक बहुत ही पॉपुलर पार्टी है और बहुत ज़्यादा लोग उसको वोट देते हैं। आपके सामने जो अब भी इलेक्शन हो रहे हैं, बल्कि जो अब इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें भी ज़्यादातर सीटों में PMLN जीती है। मकसद ये है कि उसका वोट बैंक तो बिल्कुल बरकरार है और है, लेकिन उसमें हमारे यहाँ मैं महसूस करता हूँ कि ज़्यादातर हमारी पार्टी में लोग भी और हमारी पार्टी के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो ये चाहते हैं कि इन दोनों जो राय है, इसमें से जो ऐसा मसला है जहाँ के सारे जो इदारे हैं उनको साथ लेके चला जाए, वो भी इदारे भी अपनी क्रीज से बाहर ना निकलें और हम भी अपनी क्रीज से बाहर ना निकलें। देखिए, जब तक मुल्क में ये सारा मामला रहेगा, जब तक हम इख्तलाफ करते रहेंगे, या जो पिछले इलेक्शन में हुआ, बिल्कुल इलेक्शन जिस तरह हुए सबको पता है। मैं अब जो समझ रहा है कि आप बेसिकली मुफाहमत की प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, का रोल होता है। शहबाज शरीफ साहब भी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, आप भी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि फिर पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा अप्रोच होनी चाहिए, जो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को साथ लेके चला जाए इमरान खान के खिलाफ, आप उस कैंप में? जी, ये अभी बजट सेशन होने वाला है असेंबली में, क्योंकि बड़े दिनों बाद शहबाज शरीफ साहब अंदर थे, मतलब जेल में थे, उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे। बहुत अरसे बाद हमें मौका मिला, हम आपस में बैठेंगे असेंबली के अंदर। तो देखिए ना, तमाम पार्टियों के शहबाज शरीफ साहब उनके लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और हम समझते भी हैं कि ज़्यादातर सियासत असेंबली के अंदर इलेक्टेड नुमाइंदों को करनी चाहिए, और हम आपस में राय रखें। हम कोशिश करेंगे अपने पार्टी में भी यूनिफॉर्मिटी बनाने की, और अगर कोई लोग एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, और होता है पार्टी के अंदर हमारी थ्रेडबेयर डिस्कशन होती है। मैं ये आपको बता दूं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जब दलाइल की कोई बात होती है तो हमेशा उन्होंने उन दलाइल को हमसे बातें सुनी हैं और एग्री की है, क्योंकि ये इस वक्त मामला ऐसे है कि वाज़ेह तौर पर हमारी पार्टी में 2 राय हैं। मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे जरा इसमें शहरियार आफरीदी साहब को लाने दीजिए, मैं फिर आऊंगा। मुझे लगा है कि आप कुछ और तरफ चले गए। जी हाँ, मेरा सवाल तो था कि पीपल्स पार्टी के साथ करना है दोबारा इत्तेहाद के नहीं। अच्छा, शहरियार आफरीदी की तरफ मुझे आने दीजिए। ज़ियारत जब वज़ीर आज़म पहुंचे इमरान खान साहब, तो उन्होंने ऑलमोस्ट कह दिया है कि हम अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। ये जो खुद एतमादी पैदा हो गई है तहरीक इंसाफ में, प्राइम मिनिस्टर में, 1-1.5 महीने पहले तक तो इस किस्म की नहीं थी। ये इसलिए पैदा हो गई है कि PDM टूट गई है, PMLN के अंदर खलफशार है, या इकोनॉमिक डाटा ऐसा आ गया? क्या वजह है कि आपने ये कहना शुरू कर दिया कि हम अगला इलेक्शन जीतेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया उमैद भाई। सबसे पहले तो हमारे जो FC के जवान बलूचिस्तान में शहीद हुए हैं, बहुत कुर्बानियाँ दे चुके हैं, और टेंजिबल इनिशिएटिव्स लेने हैं, और सबको मिल के साथ, क्योंकि ये पाकिस्तान के बच्चे थे, ये हमारे थे, इसका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था, ये पाकिस्तान के डिफेंडर्स थे। तो जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन प्रैक्टिकल मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं, और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने भी उसका इजहार किया। अब 2-3 तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं।
ہمیں کہا جاتا ہے سلیکٹڈ. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ 4 حلقے, جب ہم پیچھے ماضی میں جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں اگر کوئی حلقہ آپ کھلوانا چاہیں کھلائے, ہم آفر کی بھی ہے جی, ہم نے شروع میں, میرے پرائم منسٹر نے آفر کی, ٹھیک ہے, کہ جس حلقے پہ شک ہے جس کھول دیں. اب آتے ہیں, نہیں تو کسی نے نہیں, ایک سیکنڈ, کسی نے لبیک نہیں کیا, کسی نے نہیں. یہ طرح آن ریکارڈ بتا دیں, پرائم منسٹر نے آفر کی تھی. میرے پرائم منسٹر عمران خان نے 2018 کے بعد اوپنلی کہا کہ جس حلقے پہ کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے ہم اوپن کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کسی نے کوئی نہیں آیا. نمبر 2, ہمیں کہتے ہیں نالائق ہیں. نالائق یہ ہیں کہ وہ جو اپنے آپ کو ایشین ٹائیگر کے سلوگن 19.2 بلین کا جو انہوں نے چھوڑا تھا, what do you call that, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ آج 950 ملین سرپلس ہے. 10 ماہ سے زیادہ 750 ملین جو میرے پاس فگرز ہیں, 950. اصل چیز یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج ہو, اکانومی ہو, کنسٹرکشن 8%, اسی طرح ایگریکلچر انڈسٹریز 9%, کنسٹرکشن 8%, ایگریکلچر 2.8%. یہ وہ تمام چیزیں, یہ میں نہیں, موڈیز, تمام چیزیں. اب یہ پارٹیاں, پی ایم ایل نے بھی ایک ڈیٹا ایشو کیا ہے. جب آپ نے ڈیٹا دیا نا, انہوں نے دیا, دونوں میرے ہاتھ میں, آپ کے جو کلیمز میرے ہاتھ میں, ان کا بھی کلیم میں بعد میں بریک کے آئی ول ڈسکس. انہوں نے جو فج کیے, جس طریقے سے آرٹیفیشل اگینسٹ ڈالر روپی کو جس طرح یہ سپورٹ کرتے رہے, میں تمام چیزوں سے نکل کے آج ایک چیز, میرا پرائم منسٹر بلیو کرتا ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں رب نوازتا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ٹف انیشیٹوز لیے, لوگوں سے ملے نہیں, بائی الیکشنز میں ڈفرنٹ ویز اینڈ مینز, ٹیچرز کے تھرو, مختلف لوگوں کے تھرو بائی الیکشن جتنے بھی ایمفیسائز نہیں کیا. ہمارے پاس جو بھی ہے وہ ووٹ ہمارا الحمدللہ انٹیکٹ ہے. NA 249 میں ہمیں کیوں مار پڑی, دیر از اے ریزن. میرے پرائم منسٹر نے کراچی کا جو کراچی پلان تھا, آن گراؤنڈ سندھ میں جو سفوکیٹ کیا گیا, سرویز اٹھا لے. پیپلز پارٹی کی تو کوئی کہیں پہ بھی نظر, مقابلہ تھا PTI PMLN اور پھر TLP 3rd نمبر پہ تھی, اس سے بھی نکل آئیں. آج وقت کی ضرورت کیا ہے, وقت کی ضرورت ہے تو PPP ہے. جی PPP تو اس کی تو گراؤنڈ میں کوئی پوزیشن ہی نہیں تھی, کسی سروے میں اس کا نام نہیں تھا. تو اسی طرح چیلنجر PPP تھی. نہیں اس کے آپ سرویز اٹھا لیں, آپ کی اپنی ٹیم, ابھی آپ کی ریسرچ ٹیم بیٹھی ہے, آپ اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہیں کہ جتنے سرویز ہوئے تھے کہیں ایک میں بھی پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی نمبر پہ بھی پیپلز پارٹی ہو تو آئی ول ایکسپٹ. نام و نشان نہیں تھا. اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا تو وجود پیپلز پارٹی کا اور نون یہ پنجاب سینٹرک اور سندھ سینٹرک ہوتی جا رہی ہے. ہم جو ہارے ہیں نوشہرہ میں, وہ کیا وجہ تھی؟ لیاقت کھٹک صاحب اور پرویز کھٹک کا اپنے انٹرنل. آپ 2 صوبوں میں, وہ ایک صوبے میں نہیں. ہم نے جو JUI PDM کے پیک میں ہم نے لوڈ کورم جیتا, PDM بنی, PDM F, PDM پاکستان. آج PMLN ایک طرف کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ میں اپنے بڑے بھائی کا پاؤں پکڑوں گا, شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں پاؤں پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں مفاہمت کی سیاست کروں گا. شاید خاقان عباسی, مریم صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. PMLN کے اندر یہ جو دراڑ ہے یہ کھل کے سامنے آ گئی. ایک اور چیز, پیپلز پارٹی, آج پتہ چل گیا کہ پیپلز پارٹی اور نون جو اندر بہت مطلب آپس میں ان کی باڈی لینگویج, ان کی موومنٹ, ان کا ٹیم ورک ایگزمپلری تھا. انہوں نے جس طرح بال نکالتے ہیں نا, اس طرح PMLN کو باہر پھینکا, اور فضل الرحمان کی سیاست کھل کے یہ سامنے آئی کہ وہ آج 2 جوانوں کے پیچھے کھڑے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں. بریک لے لوں. ناظرین, جہاں حکومت نے دعویٰ کیا 4% گروتھ کا, اور جو اعداد و شمار حکومت نے ایشو کیے ہیں جو واٹس ایپ کے اوپر چل رہے ہیں, وہیں PMLN نے بھی ایک دن پہلے اپنے اعداد و شمار ایشو کیے ہیں, وہ بھی واٹس ایپ پہ چل رہے ہیں. دونوں میرے ہاتھ میں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ ہم ایک ڈسکشن کرتے ہیں کہ اکنامک پرفارمنس رسپانسبل ہے, کیا یہ جو اتنی خود اعتمادی حکومت کو نظر آ رہی ہے, یا اپوزیشن کی پھوٹ اس کے لیے ذمہ دار ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں نے وقفے سے پہلے یہ کہا تھا کہ حکومت نے جہاں اپنے اعداد و شمار دیے معیشت کے حوالے سے اپنی پرفارمنس ثابت کرنے کے لیے, اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اب حکومت میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ شاید وہ دوبارہ بھی الیکشن جیت سکتے ہیں, وہیں اب سے 2 دن پہلے PMLN نے بھی واٹس ایپ کے اوپر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اعداد و شمار بھیجے. لیکن ابھی مجھے جو ٹیم نے بتایا وہ یہ کہ جو اعداد و شمار مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھیجے ہیں یہ کہیں کسی اخبار کو انہوں نے نہیں دیے ہیں, تو یہ چھپے ہوئے کہیں نہیں ہیں, یہ بس واٹس ایپ کے اوپر چل رہے ہیں. یہ تھوڑا سا اس کا پرابلم ہے. کیسر احمد شیخ صاحب,
आपकी तरफ आता हूँ। PMLN में ये एदाद व शुमार डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, शायद आपको भी दिए होंगे मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, जिसमें कहा कि हमारी GDP ग्रोथ जो थी 5 या 8% थी, हर साल हमारा 4% जो है 5 बरस में से 4 ईयर्स हर साल 4% से ज़्यादा हमारी ग्रोथ थी, और PTI की सिर्फ 2019 में। ये सब कुछ अखबारों को क्यों नहीं दिया, ये खाली व्हाट्सएप पे क्यों चला रहे हैं? देखिए ये तो बड़ी क्लियर है, फिगर्स सबके पास हैं, कोई या तो सब तो मुतफिक है ना। खुद जो PTI की फिगर्स ले लें तो उन्होंने यही कहा कि पहले साल 1.9% तरक्की हुई, दूसरे साल -5.5% तरक्की हुई, तीसरे साल उन्हीं की फिगर है 3.9। तीनों को मिला लें, उन्हीं की बातें मान लें, हमारा तो छोड़ देना। और मरियम साहबा ने भी यही बात की है, कुल मिला के ये बनती है 5.7 या 5. और एवरेज उसकी बनती है 1.75 या 1.8। अब आबादी बढ़ रही है आपकी 2.2, कुल तीनों साल का मिला के इस साल तो ये कह रहे हैं 3.9। मैं मानता हूँ होगी ऐसे ही, क्योंकि अगर फिगर्स हैं उसमें इख्तलाफ है अपनी जगह पर, मैं उस बहस में नहीं जाता। अच्छा नहीं, आप मानते हैं, बिकॉज आप तो प्रेसिडेंट रहे ना कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप कहते हैं कि तकरीबन 3.9% में ग्रोथ होगी, आप मानते हैं? जिस तरह वो कह रहे हैं, मैं देखिए ना, वो तो फिगर्स स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने देनी है, स्टेट बैंक ने देनी है, पहले भी वही देते थे, वो सही होगी जो वो दे रहे हैं। मेरे पास ऐसा नहीं है कोई कि मैं कहूँ कि वो गलत है, मैं कह रहा हूँ वो सब सही मान लें तो 3 साल में मिला के एवरेज इनकी 2% ग्रोथ बनती है। मुजाहरा किया है बिकॉज आपकी बाकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे फिगर, ये तो बड़ी फराखदिली का आप मुजाहरा कर रहे हैं शेख साहब, क्योंकि आपकी बाकी पार्टी के लोग देखिए, मैं तो वो फिगर दे रहा हूँ जो कि हुकूमत डील करते हैं ना। थोड़ा सा बात को आगे चलाएं कि ये बावजूद इसके ये फिगर भी सब मान रहे हैं कि हमारी टोटल जो GDP थी ना, जब हमने छोड़ा था तो 310 अरब डॉलर थी, आज वो 295। 3 साल बाद, यानी ये बजाय मैं हैरान हूं कि इन्होंने रट्टा किसने इनको समझा दिया है कि ये करंट अकाउंट जो है वो बार बार तो एक ही बात कर रहे हैं ना कि भाई हमारा वो खसारा बेहतर हो गया है, वो मयार नहीं है। ठीक है, मसला वो नहीं है, मसला ये है कि साहब का शहर आफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि बात ये है कि आम आदमी को, अगर आम आदमी कम हो गई है, अगर पर कैपिटा आमदन जी हुकूमत की अपनी फिगर्स में आम आदमी की जब पर कैपिटा इनकम भी कम हो गई। शेख सर ये कह रहे हैं, हमारे आफरीदी साहब को मैं आपका क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड कर दूं और अपने नाजरीन को भी समझा दूं कि PMLN के रहनुमा जो है शेख साहब, उनका ये कहना है कि PTI वाले हर प्रोग्राम में आके करंट अकाउंट डेफिसिट का जिक्र कर देते हैं। आफरीदी साहब ने भी चंद लम्हे पहले कहा कि $950 मिलियन सरप्लस में है। शेख साहब का कहना है कि ये कोई मयार नहीं है मईशत को मैयर करने का। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इतने बड़े टॉल क्लेम्स करते थे PMLN, जितनी इनके ऊपर बोझ था, जो खसारा था, हाँ। वो खसारा किसने कम किया? इस हुकूमत में, इस हुकूमत ने 2 साल 8-9 महीने में। मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, 11 मंथ ग्रॉस कलेक्शन 435 बिलियन एंड नेट 414 बिलियन, 18% इंक्रीज हुआ है। और ये जितने भी फिगर्स दे रहा हूं ये मूडीज और सारे वेरीफाइड हैं। अगली चीज, नॉर्मल GDP इज अप 14% एंड करेंसी अप्रिशिएटेड 9%। ये मैं नहीं कह रहा। अगली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड रिफंड्स 216 बिलियन वर्सेस 124 बिलियन। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो किसने क्लियर किया? क्या गैर बॉटम लाइन ये, बॉटम लाइन ये देखिए डॉक्टर नफीसा शाह साहब, बॉटम लाइन ये, क्योंकि लोग एदाद शुमार सुन नहीं सकते, लोग प्रोग्राम ही देखना बंद कर देते हैं, उनको लगता है बड़ा बोरिंग हो गया है। डॉक्टर नफीसा शाह साहब, आसान उर्दू जुबान में ये है कि तहरीक इंसाफ को अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे और आप लोगों की जो फूट पड़ गई है, PDM का ब्रेकडाउन है और PMLN के अंदर की जो लड़ाई है, और उसकी वजह से उनको ये लगता है कि अब ये अगला इलेक्शन भी जीत सकते हैं। इस पे आपका क्या रद्द अमल? देखिए, मेरा रद्द अमल ये है कि ये अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। ये हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये सिंध सेंट्रिक है, वो पंजाब सेंट्रिक है। आप तो खला सेंट्रिक हैं, आप तो ज़मीन पर हैं ही नहीं। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि आप किसी भी बंदे को, हम अपने अपने हलकों में जाते हैं, हम आवाम से राब्ते में हैं। ये और बात है कि इन्होंने कोरोना की आड़ में आवाम से राब्ता ही इनका टूट गया है। लेकिन 2 सूबों में तो इनके पास है ना रोजमर्रा में, पंजाब में इनके पास खासा बड़ा वोट बैंक है। गिलगित बल्तिस्तान
دیکھیں وہ ووٹ بینک اگر ہے تو بھی بائی الیکشنز کیوں لوز کر رہے ہیں؟ وہ تو خیر بائی الیکشنز کیوں لوز کر رہے ہیں؟ یہ بائی الیکشنز کیوں لوز کر رہے ہیں؟ اگر ووٹ بینک ہے تو بائی الیکشنز کیوں لوز دیکھیں، یہ آپ کو پرووک کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن جیت لیں گے. میں آپ کو نہیں، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بات مکمل کریں. وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی فائٹ کریں گے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کی تصویر پڑھنا چھوڑ دیں. عام لوگوں کی زندگی میں انہوں نے کیا فرق کیا؟ دو چیزیں آپ میجر کریں. کیا ایک عام آدمی کی جو انکم ہے وہ بڑی ہے، کیپیسٹی ٹو بے بڑی ہے، اور اس کے برعکس جو اشیاء ہیں جو اس کو بنیادی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے 2 بچے 3 بچے 6 بچوں کو پالنے کے لیے اس کو ایک ڈیسنٹ انکم چاہیے، اس کو یا گاڑی یا موٹر بائک چاہیے، اور اس کو روز اتنا وہ خرچ کرے کہ اس کو کچھ سیونگ ہو، بچوں کو پڑھائی کر سکے اور بل دے سکے. مجھے یہ بتائیں یہ سارے اخراجات آج کے دن میں ایون آسک اینی مڈل کلاس فیملی، کیا ان کی انکمز بڑی ہیں؟ آپ میڈیا کی انکمز لے لیں، آدھی ہو گئی ہیں انکمز، اور ان کے برعکس آپ ان کی اخراجات دیکھ لیں. کبھی زندگی میں یہ اتنی خوف زدہ بات ہے، آپ کا گوشت کبھی 1000 روپے کلو تھا. کسی سے بھی پوچھ لیں، مزدور سے پوچھ لیں. اور حد تو یہ ہے کہ مزدوروں کے حقوق پر بھی ڈاکہ، مزدور کے حقوق پر بھی ڈاکہ پوچھے نا. مزدور وہ دیکھیں آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ پرائس کمیٹیز تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس آتی ہیں. یہ گوشت کی، انڈے کی، سبزی کی جو قیمتیں ہیں یہ آپ کے، یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کیپٹل میں تو ٹھیک کر دیں، کیپٹل میں تو ٹھیک کر دیں. اور یہ جو ایک آپ کا جو پش فیکٹر ہے انفلیشن کا، جس میں تیل کی قیمتیں ہیں، جس میں بجلی کے بل ہیں. جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی تھی 5 روپے فی یونٹ تھا بل، ابھی یہ 20 روپے پر یونٹ. مجھے بتائیں کون سا کاروبار چلے گا، کون سا کمرشل انٹرپرائز چلے گا؟ اور مزدوروں کے ساتھ جو انہوں نے فراڈ کیا، یہ باری تو ہے کیسر شیخ صاحب کی، لیکن آپ کوئی دے دیں جواب. پاکستان پیپلز پارٹی 2000 مجھے یہ پوائنٹ فنش کرنے دیں. 2000 اپارٹمنٹس پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوئے، ابھی جا کے انہوں نے افتتاح کی چابیاں بانٹی، 26 لاکھ کا ایک انہوں نے بیچا ہے. یہ حال ہے. یہ مفت جانے تھے. یہ اوروں کی اسکیموں پر جا کر یہ پیتے کاٹتے ہیں. اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈھنڈورا پیٹ کے جواب دینا چاہ رہے ہیں ہے کچھ نہیں. شہری اور آفریدی صاحب بے قرار ہیں، جواب دینا چاہ رہے ہیں. نفیسہ آپ کا بے قرار ہیں، یہ بے قرار ہے. جواب آپ کا انہوں نے فی کس آمدن 1361 سے بڑھ کر 1543، یعنی جو 13% اضافہ ہے. انہوں نے کہا عام آدمی کو کیا فائدہ ہے. 62% ٹریکٹر سیل انکریز ہوئی ہے، 62%، 54% کارز یعنی وہیکلز انکریز ہوئی ہیں، 34% بائکس. یہ میں ایک عام اعداد و شمار کے مطابق. انہوں نے کہا کہ جی ہم پیتے کاٹ رہے ہیں 1,75,00,000 خاندانوں کے لیے 12,000 احساس. یہ آج بھی بے نظیر انکم اسکیم. خدا کے لیے آج ریاست آپ سے کہہ رہی ہے کہ 18th امینڈمنٹ قانون ہے بے نظیر. کرمنل جسٹس سسٹم، جوڈیشل ریفارمز، تمام چیزوں پہ، انسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ آپ سے بات کرتے ہیں. جب ہم آپ سے بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر جب ہم کہتے ہیں کہ گندم سندھ نے کیوں نہیں خریدی، گندم کی بوریوں میں مٹی اور ریت کیوں ہے. جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ لاڑکانہ میں یا کتے کے کاٹنے سے جو لوگ مر رہے ہیں، جو آپ کی پروونشل جو ٹیم ہے، ہیلتھ ٹیم، وہ پرائر تمام چیزیں کیوں نہیں کرتی. جب بختر بند گاڑیوں میں جب جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوان بیٹھے ہوں اور ان کو گولیاں اندر لگتی ہیں اور پتہ چل جائے کہ اس میں کک بیکس ہیں. یہ جو کرپشن کا بازار گرم ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آج ایک سٹیپ آگے آئیں. فار دا سیک آف دا پیپل آف پاکستان، فار دا سیک آف دا پیپل آف سندھ. اب وفاق اپنا رول پلے کر رہا ہے. پروونشل گورنمنٹ از ناٹ ٹو بی سین اینی ویئر. کوئک ریسپانس بیفور دا بریک. شیخ صاحب جی. شیخ صاحب جی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے نا، یہ سب دیکھتے ہیں. ہمیں جو فگرز دینی چاہیے نا، وہ ریئلسٹک بات. یہ ہمارے ینگسٹر دیکھ رہے ہیں، وہ جب بجائے کہ وہ ایجوکیٹ ہوں، غلط فگر دے کے. اس سال اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آمدنی بڑھی ہے، تو کل جب ہم نے چھوڑی تھی اس سے
3 सालों में कम हो गया फीसद। और ये कोई फिगर का फर्क कल हुकूमत की कल अपनी जो उन्होंने स्टैटिस्टिक शाया किया है कि उनका सर्वे ये है कि 16.5% हाउस होल्ड वो उनके पास फूड सिक्योरिटी खाने पीने का मामलात में तकलीफ है, इंतहाई तकलीफ है। अब 4.25 करोड़ बंदा बनता है जिसको खाने पीने का मसला हो गया। देखिए ये जो कारें और मोटरसाइकिल ये कोई कितने 22 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं बिजनेसमैन आपको कहूँ, बड़े बिजनेस को 9.6% बड़ा बिजनेस बड़ा है, बड़ी इंडस्ट्री बड़ी है। आम आदमी SME दरमियाना और छोटा ताजिर, आम लोग और जो तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहदार की तनख्वाह तो बड़ी नहीं। और महंगाई हो गई, कोई जब से आए हैं हर चीज़ में आपने फूड में देखा सबसे ज़्यादा महंगाई तो फूड में है। तो बताएं कि ये तो आम रियलिटी है ना। जब हम अपने हलकों में जाते हैं तो सारी हर एक को पता है। और ये क्या इन्होंने किसी हल्के में जीतना है, इनका तो शेख साहब एक ब्रेक ले लूं, रास्ता ही नहीं है। तो ये जो एक ब्रेक ले लूं, मैं समझ भी कर दूं कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सीमेंट ज्यादा बिक रहा है, स्टील ज्यादा बिक रहा है, ट्रैक्टर बिक रहा है, मोटरसाइकिल बिक रहा है, कार बिक रही है, घर बन रहे हैं। सर मैं ब्रेक ले लूं, मैं सब समझ कर रहा हूं, जबकि ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि ये तो एक अपर सेगमेंट है इकोनॉमी का, जो आम आदमी है उसकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा है। हुकूमत ये समझती है कि जहां महंगाई बढ़ी है वह लोगों की खर्च करने की सलाहियत भी बढ़ी है। ऑपोजिशन ये समझती है कि ऐसा नहीं हुआ है। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन आज का ये प्रोग्राम वहाँ से शुरू हुआ था जहाँ मैंने आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ज़ियारत की प्रेस ब्रीफिंग का जब वो बोल रहे थे वो टुकड़ा सुनाया, जिसमें वज़ीर आज़म ने बहुत ही पुरएतमादी से ये इशारा कर दिया कि एक तो अपोजिशन बहुत डिवाइडेड है, दूसरा उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत दोबारा जीतेगी और फिर ये एजेंडा लेकर चलेगी। उसके बाद से हम ये बहस कर रहे हैं कि PTI की जो खुद एहतमादी है कि अगला इलेक्शन भी हम भी जीतेंगे, वो क्यों है? क्यों इसलिए है कि मईशत बेहतर परफॉर्म कर रही है, ये ऑपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट और डिवाइडेड है। और वक्फे से पहले बात यहाँ तक पहुँची कि हुकूमत ये समझती है कि अगर सीमेंट ज़्यादा बिक रहा है, 71% ज़्यादा बिक रहा है, अगर स्टील ज़्यादा बिक रही है, अगर ईंटें बिक रही हैं, अगर घर बन रहे हैं, अगर गाड़ियाँ बिक रही हैं, अगर ट्रैक्टर बिक रहे हैं, अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, तो लोगों के पास पैसे हैं तो वो ये तमाम खर्चा कर रहे हैं। ऑपोजिशन की कहती है कि ये तो बहुत अमीर लोगों की सूरत हाल में इजाफा हो गया है, जो एक आम आदमी है जिसको अंडे, टमाटर, रोटी, सब्जी और आटा और चीनी लेनी है, उसको कोई रिलीफ जो है नहीं मिल सकी। यहीं से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बहुत क्विकली। शेख साहब आपको वक्त कम मिला था, आप क्विकली भी बात मुकम्मल करें फिर हम आगे चलते हैं। जी देखिए ना, बात बड़ी क्लियर है। जैसे आपने कहा, देखना तो ये है कि आम आदमी को ओवरऑल पूरे मुल्क की कुल आमदनी भी मिले, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। ये आप पूछ लें PTI से भी कि हमारी टोटल मुल्क की आमदनी कम होगी। अब अगर उसकी तकसीम ऐसी है कि अमीर आदमी को ज़्यादा मिल रहा है और जो दरमियाना और छोटा तबका है उसको बिल्कुल नहीं मिला, ना उसको रोज़गार है। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ 4.25 करोड़ बंदा, हुकूमत की फिक्र दे रहा हूँ, जिसको कि खाने पीने का वो जो आप कलेक्टिव GDP की बात करते हैं उसमें तो डॉलर भी ऊपर चला गया ना। जब डॉलर 105 से 154 पे है, तो वो जो तकरीबन 35% डॉलर की कीमत पे इजाफा हुआ और रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, उसकी वजह से जो नॉमिनल फिगर है GDP का वो आपको कम लगता है, बिकॉज वो डॉलर में है फिगर। ठीक है, 305 और 290 का नहीं डॉलर में नहीं, तो रुपए की वो कीमत रह गई है कि रुपए की जो परचेजिंग पावर थी, जो खरीदारी की कुव्वत थी रुपए की, वो तो नहीं रह गई ना। दुनिया पूरी में जो ये GDP मैयर होती है किसी भी मुल्क की कह ले, मैं कोई अपना सिर्फ अलग तो नहीं फार्मूला बता रहा, पूरी दुनिया में डॉलर से होती है, कोई एक म्यार है ना। ये पाकिस्तानी रुपया तो आप इतना घटा दिया आपने, इसीलिए तो इसका महंगाई हुई सारी। जो महंगाई है जब तक आप डॉलर को वापस नहीं लाएंगे, अब आप 168 से 154 इन्होंने किया ना, इनको समझ आई कि महंगाई का इनको अंदाजा ही नहीं है। ये कह रहे हैं सूबाई हुकूमतों का काम है। असल तो जो डॉलर इतना इन्होंने महंगा कर दिया, फिर उसके बाद आफरीदी साहब को जवाब दे दूं, लेकिन चूंकि मुझे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट है, जब मिफ्ता साहब बने थे फाइनेंस मिनिस्टर तो उस वक्त डॉलर एप्रिशिएट होना शुरू हो चुका हुआ था। जब ये हुकूमत आई थी तो डॉलर 132 रुपए पे था, मैंने खरीदा था, इसलिए मुझे पता, मैं बार बार कहता हूं, लोग मुझे कहते हैं जी किधर रखा है डॉलर, बताएं आप जल्दी से जवाब दें इसका। नहीं हुआ था, 118 पे छोड़ा था, 118। जब आप सब्सिडीज दें, ऑरेंज ट्रेन, पता नहीं मेट्रोस, फलाना, तो मैं एक सिंपल चीज बताता हूं कि जब रियासत के अंदर आम गरीब आदमी है और गरीब आदमी को सबसे ज्यादा बिजली गैस 20-20 साल के मुआहदे इन्होंने किए, बने या ना बने डॉलर में पेमेंट करेंगे, ये खामोश रहे। सर्कुलर डेट, तमाम इदारे
کہ ان کے اوپر جب ہمیں حکومت ملی جو بوجھ اور تو چھوڑیں جو پروفیٹیبل ادارے تھے ان کے ساتھ جو کیا میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا. اب سمپل سلوشن کیا ہے کہ آج یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ عام آدمی, تحریک انصاف کہتی ہے انصاف. تو ایک سمپل فارمولا ہے کہ عام آدمی کی ضروریات اور ان کی تنخواہیں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ جو مافیاز ہیں شوگر ویٹ یا جو ہورڈنگ کرتے ہیں ہم نے ایکشن لے لیا, یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. آئیں پارلیمان میں اور ہر لیول پر ایک ٹیم بنے کیونکہ ووٹ تو ہم عام آدمی سے مانگتے ہیں. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آئے ان کے خلاف ایک ہوتے ہیں تو یہ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب اس پہ کیا جواب؟ اکانومی کے اوپر بات کریں, میاں شہباز شریف صاحب نے پہلے دن ہی یہ بات کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمارے تو دروازے کھلے ہیں, فیکٹ پہ بات ہوتی ہے تو آپ NRO دے دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ کے بات کریں, کوئی اور کہا ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں بالکل, میں تو ہمیشہ چاہوں گا. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب اس کا کیا جواب ہے جو شہریار آفریدی صاحب بجٹ میں اچھی پروپوزل کو ایکوموڈیٹ کریں؟ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہم نے مافیاز کے خلاف, سمجھتی تھی کہ یہ کہتے ہیں ہم نے ہورڈنگ کرنے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سٹیپ اٹھائے, آپ ہمیں جوائن کریں. میں سمجھتی تھی کہ شہریار آفریدی ایک سیاسی شخص ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا جب ایک بین الاقوامی لیڈر کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹونٹنگ طریقے سے کہا یہ کیا بے نظیر کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ 30 لاکھ سے 120 لاکھ بھی انہوں نے بینیفیشریز کر دیے, لیکن غریب عورت میرے پلیز let me finish. انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات آپ میری بہن ہیں اینڈ یو نو می, مجھے 7.5 سال سے پلیز اگر آپ کو وہ چیز تو I apologize, I have the moral courage. چلے دیٹس بڑی فراغ دلانہ بات ہے, دیٹس گڈ. کرنے دیں کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ 120 لاکھ خواتین یا بینیفیشریز ہر عورت, اور یہ کئی ریکارڈنگز ہیں, ان کے دلوں سے بے نظیر نہیں نکل سکتی. آپ جتنا بھی ان کو انڈاؤمنٹس دے دیں وہ پھر بھی اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کر کے یاد کریں گی. آپ اس کو احساس کریں یا وحساس کریں, جو بھی کریں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بائی لا. تو یہ پلیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ چیک دیں گے غریب عورت کو وہ کہے گی یہ بے نظیر کا کام ہے, یہ اس کے دل میں سمایا ہوا ہے. 18th امینڈمنٹ یہ 18th امینڈمنٹ کو ٹونٹ کرتے ہیں. آج بھی ان کو پتا ہے کہ اگر 18th امینڈمنٹ نہ ہوتی تو وزیر اعظم کے اوپر نو کانفیڈنس موشن ہو چکا ہوتا. اگر 18th امینڈمنٹ نہ ہوتی تو ان کا جو منی بل ہے, جو ان کو بڑا ناز ہے معیشت کے اوپر, یہ منی بل پاس نہیں ہوگا. اگر 18th امینڈمنٹ خدا نخواستہ نہیں ہوتی تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ 2.5 سال پتہ نہیں یہ نہ چل سکتے. 18th امینڈمنٹ نے ان کو تکلیف ہے نا, ووٹ تو ہم عام آدمی سے مانگتے ہیں. مافیاز, اچھا مافیاز کی بات سنیں کہ انہوں نے جتنے بھی رپورٹیں جو ہیں رپورٹیں انہوں نے لیں یا رپورٹیں بنائیں, اس میں جتنے بھی نام تھے, جتنے بھی لوگ امپلیکیٹ ہوئے ہوئے ہیں, سب کو انہوں نے NRO دے دیا ہے. لیٹسٹ جو رنگ روڈ کا اسکینڈل ہے اس میں جو مین ان کو جو مین شخص ہے, جس کا مین کردار ہے, ان کو انہوں نے رائے فرار دے دی. تو یہ حد ہے ان کی منافقت کی, یہ کرپشن کا بالکل ایک انہوں نے ایک کرپشن کی آڑ میں انہوں نے جتنی کرپشن کی ہے وہ آپ کو تاریخ بتائے گی. یہ سارا ایک ڈھونگ ہے, سارا ناٹک ہے, سارا فریب ہے. اور یہ جو رپورٹیں وہ پیٹر یہ بنانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ چوری کرتے ہیں. ان کے ارد گرد کے مافیاز جو ہیں وہ, ایک منٹ میرے پاس رہ گیا, میں کوئکلی ایک چیز اٹھانا چاہتا ہوں. کی پارٹی ہے, یہ مافیاز کی پارٹی ہے, میرے ساتھ رہیے بس, ایک منٹ میرے پاس. ہاں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب نے ایک سٹیپ مجھے یہ بتائیے نا, مافیاز کی بات کرتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا تو آپ کے پاس ہے نا, تو یہ جو صوبے آپ کے پاس ہیں تو انڈے کی, ٹماٹر کی, مرغی کی قیمت جو ہے, چینی کی قیمت جو ہے, یہاں پر آپ اس کی پرائس کنٹرول کیوں نہیں کر پاتے؟ It's a $1 billion question. نہیں, یہ بھی بتا دیں, پہلے دن سے انسٹیٹیوشنل ریفارمز اور وہ لوگ جو بیوروکریٹس اور جو بریجنگ رول, میں فیڈرل منسٹر ہوں, ڈپٹی کمشنر فوکل پرسن ہے, پرائم منسٹر کا فوکل پرسن ڈپٹی کمشنر ہے. ہم چیف سیکرٹریز تمام پروونشل گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر یہ ڈسٹرکٹ پرائس کمیٹیز تو کم نہیں ہوئی. نہیں, میری بات سنیں, ہمارا ایمفیسس 2.5 سال سے
ये जो कंफ्यूजन रहा, ये जो हाइज एंड लोज चलते रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे फैसले होते थे. अब द मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. हमने न्यू लॉज बनाए कि वो लोग जो इसको क्रॉस करेंगे इवन दे विल बी पेनलाइज्ड, चाहे वो कमिश्नर हो चाहे सेक्रेटरी हो चाहे बिल्कुल ही खत्म हो गया मेरा ये सारी डिस्कशन आपने देखी नहीं. तीनों पार्टीज के दरमियान फैसला आपका हमेशा की तरह. फिर आपसे मुलाकात होती है. आज इतना ही. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.